आई एम, मुझे सुन सकते हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो गुड। नमो नारायण जी, प्लीज म्यूट। बताना चाह रहा था कि जो टाइटल मैडम शर्मा ने अभी बताया, उस टाइटल के ऊपर मैं आज अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, सॉरी। मैं कोई बात नहीं, क्योंकि जो पहले लेक्चर था 4 तारीख को जो हो नहीं पाया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और ये सारी चीजें ज्यादा रेलेवेंट है फैकल्टी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च आइडियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के रूप में 4 तारीख को मुझे प्रेजेंट करना था और किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आज मैं वो लेक्चर वापस रिज्यूम कर रहा हूँ। तो ये जो चीज जो है वो आप जरा नोट करें, और मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। क्या मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो आज हमने आपसे कहा कि हम कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च आइडियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन जो है, मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट ए, जिसमें हम कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च आइडियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च टॉपिक की बात करेंगे, और दूसरा जो पार्ट है उसमें डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च की चर्चा करेंगे। तो the first part is going to take up is conceptualization of research ideas and choosing the research topic. ये particular एस्पेक्ट जो रिसर्च का है, ये सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है हर रिसर्च स्कॉलर के लिए, कि वो किस प्रकार से रिसर्च के आइडिया को डेवलप करें, कहाँ से सूत्र पकड़ें, और फिर फाइनली जो है हम रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें। पीएचडी के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना होता है। जब आप लोग जो है परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एक गाइड अलॉट होता है, और गाइड अलॉट होने के बाद में हमारी एक इच्छा होती है कि हम गाइड के पास जाएं और गाइड हमें बताए कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है। बेसिकली है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कि टॉपिक जो है वो बाद में आता है, आइडिया पहले आता है। So you must have the idea on which topic you want to do. तो टॉपिक तो सिर्फ दो लाइनों का एक शब्दों का संग्रह है, लेकिन इस पूरे टॉपिक के पीछे आपकी फिलॉसफी क्या है, इस टॉपिक के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक्चुअली किस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी है। और हम इस पार्ट ए में हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करेंगे। इससे पहले कि हम रिसर्च के आइडिया को कंसेप्चुलाइज कैसे करें, मैं थोड़ा सा आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का हायर एजुकेशन में क्या रोल है। इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि हर विश्वविद्यालय या कॉलेज जिसमें हम लोग या तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं, या हम पीएचडी की डिग्री या फिर पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च करते हैं, उसमें हमारा चाहिए होता है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, यानी सृजन करें। सो हमारे दिमाग में हम तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के और वो स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च करेंगे,
उनके दिमाग में ये बात होनी बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि वहां पर नए ज्ञान का सृजन होना है। और नए ज्ञान का जो सृजन है, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो आप जो पीएचडी के लिए रजिस्टर हुए हैं और जो आगे जाकर के रिसर्च करेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मेरा फोकस हायर एजुकेशन का, पर्टिकुलरली पीएचडी का कब पूरा होगा, जब मैंने कोई यानी रिसर्च का मतलब ज्ञात करना है, बल्कि उस चीज को ज्ञात करना है जो नॉट नोन है। तो एवरी रिसर्च प्लीज कीप इन माइंड द सेंट्रल पॉइंट, जो केंद्रीय बिंदु है आपके सोचने का, उसमें यह होना चाहिए कि आप अपने रिसर्च के माध्यम से, आप अपने शोध कार्य के माध्यम से क्या ज्ञान का सृजन करने की स्थिति में है कि नहीं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक अच्छे सफल शोधकर्ता गिने जाएंगे। रिसर्च कहना शोध है, रिसर्च है। और जैसे कि ब्रीफली में थोड़ा सा लास्ट टाइम आपसे कुछ कह पाया था, उसको मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर। रिसर्च जो है वो लेवल पर जाकर के कंक्लूड होती है। अब जब हम रिसर्च या कोई इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी है कि डिस्कवरी वो चीज है जो एग्जिस्ट करती है, जिसको आपने अनकवर किया है, उसको आपने जनता के सामने रखा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था कि आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उन्होंने लिखा कि सेब क्या गिरता है। सेब तो पहले नीचे गिरता था, गिरता था, लेकिन न्यूटन के मन में ये प्रश्न आया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, और इस बात का उत्तर देने के लिए उन्होंने अपने रिसर्च की, और उस रिसर्च का परिणाम ये निकला कि वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दे पाए। जब हम उसमें लेकिन हमने इसका निर्माण किया। जैसे इन्वेंशन में बहुत बहुत इन्वेंशन है, मोबाइल फोन का इन्वेंशन है, एलईडी लाइट का इन्वेंशन है, ऑटोमोबाइल का इन्वेंशन है। ऐसी तमाम चीजें जो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हमारे प्रयासों से, हमारे शोध कार्यों से। हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आ रही है सर? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। हाँ सर, आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रही है अच्छे से। यस सर, मुझे स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम अब कुछ कर नहीं सकूंगा, जो हो सकता है आप लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम नहीं सर, किसी को भी नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही है सर। जी सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हो रही सर। हाँ सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर, आप ऐसा कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर पढ़ाते रहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं संभव है क्योंकि सबका चेहरा दिखना चाहिए, नहीं तो क्या है, इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे लोग जुड़ते हैं तो उसमें डेटा थोड़े से डाउन हो जाते हैं। मैं तो वीडियो ऑफ कर लेता हूँ मेरा, क्योंकि आप लोगों के भी अगर वीडियो ऑफ हो जाए तो भी शायद काम हो सकता है। स्लाइड दिख रही है आपको? जी सर, दिख यस रही है। सर। मेरी आवाज आ रही है?
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। भाई अब तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। सर आप पहले से वापस ठीक है सर, बोलिए। नहीं, आवाज में प्रॉब्लम है। नहीं, इतना समझ जाना। हेलो। नमस्कार सर। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज कुछ नहीं आ रही है।
हेलो हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब वो कोई इको नहीं करने लगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। यस सर। नहीं सर। जी सर जी। यस सर आ रही। ओके, स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर यस सर। यस सर। यस सर, स्लाइड दिख रही है, आवाज आ रही है। फिर रिज्यूम करता हूँ ऊपर जो सवाल था कि हम डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में डिफरेंस करने का प्रयास कर रहे थे। डिस्कवरी है जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और हम उसकी खोज करते हैं, और इन्वेंशन क्या होता है। और इन दोनों चीजों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नीड फॉर थिंकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। जब तक हमारे लिए प्रश्न होगा, तब तक हम उसका कोई उत्तर नहीं खोजेंगे, और उत्तर नहीं खोजेंगे तो हम कोई शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब हम सोचते हैं तो आउट ऑफ फ्रेम थिंकिंग होनी चाहिए। आउट ऑफ फ्रेम थिंकिंग का मतलब है जो कोई दूसरे नहीं सोचते हैं, यानी ये थिंकिंग डिफरेंट। इसलिए हमेशा अपने आसपास, अपने लिटरेचर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ चर्चा करके नए प्रश्न खोजें। प्रश्न आखिर में हमारे रिसर्च का आधार बनेंगे। हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च करने के पीछे हमारे बहुत से कारण हैं। रिसर्च हमें समझाता है, हमें एनालिटिकल स्किल्स, यानी हम चीजों को एनालाइज करके, उसका अन्वेषण करके हम उस स्किल्स को ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे सोचने के तरीके में हमारा थॉटफुलनेस है, उसको वो चेंज करता है। हमारा ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो जजमेंट है, जो हम जो चीजें जो हम कंक्लूड करते हैं, उसके बारे में हमें सिखाता है। रिसर्च हमें आर्गुमेंट करने के लिए सिखाता है। हम तर्क करते हैं कि हमारा उत्तर सही क्यों है या हमारा उत्तर गलत क्यों है। और इंक्वायरी बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम इंक्वायर करते हैं, चाहे हम किताबों में इंक्वायर करते हैं, चाहे लिटरेचर में इंक्वायर करते हैं, रिसर्च पेपर्स में इंक्वायरी करते हैं, चाहे हमारे आसपास की ऑब्जर्वेशन है उनकी इंक्वायरी करते हैं। तो हम कंटिन्यूस इंक्वायरी करते रहते हैं, और ये सब चीजें जो है हम रिसर्च पे सीखते हैं। रिसर्च जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एम्पेरिकल रिसर्च हो सकती है और एनालिटिकल रिसर्च हो सकती है। When we talk about empirical research, that means a research which is based on experimental studies. That means mostly in science subjects, when you have some hypothesis, you have some idea, you have some question, तो उस प्रश्न का उत्तर लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोग से जो डेटा जनरेट होते हैं, वो डेटा हमारी हाइपोथेसिस को, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे आइडिया को वेरीफाई करते हैं, और हम उन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, उन प्रयोगों के माध्यम से हम हमारे रिसर्च के जो आइडिया है उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए लिटरेचर के सब्जेक्ट्स।
आर्ट्स के सब्जेक्ट से, उनमें हमें किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करते हैं या अपना खुद का अपना एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, हम हमारे थॉट्स को, हमारे इंटरप्रिटेशंस को जनरेट करते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस विषय के शोध करता है। अगर आप विज्ञान के किसी विषय में शोध करता है तो आपकी रिसर्च एम्पेरिकल होगी, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करेंगे। जबकि अगर आप किसी लिटरेचर में या टाइप या ऐसे सब्जेक्ट से जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है और अवेलेबल सूचनाओं को एकत्रित करके उसके आधार पर आप अपना जो है आकलन करते हैं और उसके आधार पर आप इसका इंटरप्रिटेशन करके आप इसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो रिसर्च जो है वो एनालिटिकल रिसर्च कहलाए। हमारे ये आता है कि हम एरिया ऑफ रिसर्च को कैसे चूज करें। एरिया ऑफ रिसर्च का मेरा मतलब है कि आप मान लीजिए कि आप पीएचडी का सब्जेक्ट आपको मालूम है कि आप हिस्ट्री में कर रहे हैं या बॉटनी में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जियोलॉजी में कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, या आप जो है हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो तो आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन उस सब्जेक्ट को आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च को चूज करने का प्रयास करें। उसके सकते हैं या तो ये हो कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके मन में ऐसे कई प्रश्न उठते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड आइडियाज। यानी आप रिसर्च एरिया पहले से आपके दिमाग में होता है कि जब मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब जो है अभी लिटरेचर में मुझे नहीं मिल रहा है। इनको कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग थॉट्स, यानी आपके दिमाग में पूर्व से ये विद्यमान है, आपके दिमाग में ये प्रश्न है, आपने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया है और उन ऑब्जर्व करके आपके मन में कोई प्रश्न उठा है। अगर दिया आइजैक न्यूटन के बारे में, आइजैक न्यूटन ने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा, उसका इंटरेस्ट था, उसने ऑब्जर्वेशन देखी और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसको लगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सेब नीचे क्यों गिरता है। ये प्री एग्जिस्टिंग आइडिया था उसका। लेकिन हम 99% जो हम लोग होते हैं स्टूडेंट जो शोध कार्य करते हैं, उनका रिसर्च एरिया चूज करने का जो प्रमुख आधार होता है लिटरेचर सर्च। यानी हर शोधकर्ता के जीवन में, रिसर्चर के लाइफ में, literature search is the key activity which is the most important and most respected aspect of research। यानी हर विद्यार्थी जो पीएचडी की दिशा में कदम बढ़ाता है उसका पहला रिक्वायरमेंट है लिटरेचर का सर्च करना। यानी वो लाइब्रेरी से लिटरेचर सर्च करेगा, वो गूगल से लिटरेचर सर्च करेगा, वो अपने पास कुछ जो बुक्स है उसमें से पढ़ करके सर्च करेगा और अपने सब्जेक्ट एरिया के रिसर्च के पेपर्स, जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स है, उनको वो पढ़ेगा और उसके बाद वो गैप एरिया आइडेंटिफाई करेगा। गैप एरिया का मतलब है कि ऐसे वो प्रश्न जिनके उत्तर लिटरेचर में आपको नहीं मिले हैं, यानी द वर्क व्हिच हैज नॉट बीन कैरीड आउट, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए किसी भी रिसर्चर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो अपना समय लिटरेचर पढ़ने में लगाए। जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे उतना ही पता चलेगा कि इस लिटरेचर में, इन किताबों में, इन पेपर्स में, इन रिसर्च आर्टिकल्स में, इन पॉपुलर आर्टिकल्स में, इन रिव्यू आर्टिकल्स में कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिलेंगे, उस प्रश्नों का उत्तर मुझे खोजना है। तभी आप अपनी और इसके स्टार्ट, यानी हर रिसर्च स्कॉलर के सामने जो पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर करता है, सबसे पहले प्रश्न उसके दिमाग में आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि हर एक रिसर्च स्कॉलर एक गलत जगह से शुरू करता है और वो गलत जगह ये है कि वो अपने सुपरवाइजर के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे कोई टाइटल सजेस्ट कीजिए।
यानी जो ही टाइटल सजेस्ट करने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे थिंकिंग की एबिलिटी है, जो हमारे प्रश्न पूछने की जो एबिलिटी है, जो हमारे प्रश्न पूछने की जो हमारे में क्वालिटी है, वो हमने खत्म कर दी है। क्योंकि अगर आपके सामने पहले से ही अगर कोई टाइटल रख दिया जाएगा तो फिर आप सोचना बंद कर देंगे। आप ये मान के चलेंगे कि जो टाइटल है उसी के इर्द गिर्द मुझे काम करना है। तो सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। और इसकी शुरुआत मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, लिटरेचर सर्च जो है उससे होगा। और जब आप लिटरेचर आपके सामने होगा तो आपको रीड रीड एंड रीड, यानी आपको लगातार पढ़ते रहना है। एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर अपने पीएचडी की शुरुआत के 2-3 महीने तक कंटिन्यूअस पढ़ाई करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि मुझे काम किस टॉपिक पे करना है, व्हाट इज द क्वेश्चन, यानी मैं अपने रिसर्च के आइडिया को कहाँ से जनरेट करूं। और जब आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और जब आप खूब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस लिटरेचर में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं और उसका उत्तर आप खोज रहे हैं। इसलिए डिटेल्ड लिटरेचर सर्च करेंगे। अगर संदेह है तो आप सेमिनार अटेंड कीजिए, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कीजिए और उसमें जितने भी वक्ता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने आइडियाज वहां पे रखते हैं। उससे आपके दिमाग में एक चीजें आएगी कि मेरे डिसिप्लिन में ट्रेंड चल रहा है, रिसर्च किस एरियाज में हो रही है। एक और तरीका हो सकता है कि आप अपने दिमाग में जितनी भी बातें हैं वो सब्जेक्ट एरिया के एक्सपर्ट्स के साथ, यानी आपसे जो सीनियर्स हैं या जो पीयर्स हैं, जो आपके बराबरी के लोग हैं, उनके साथ आप चर्चा करें। और जो सबसे बात यह है कि आपको दिमाग में प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए। More questions you have, more is your ability to do good research. यानी एक अच्छे रिसर्चर का पहला गुण धर्म होता है कि वो उसके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका वो उत्तर खोजना चाहता है। जब हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, यानी हमारे सामने बहुत सारे लिटरेचर हैं, हम उसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास 3 तरह के लिटरेचर सोर्सेज होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज और तीसरा हमारे सामने होता है टर्सरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज है जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स है, यानी जिस शोधकर्ता ने अपने रिसर्च को किसी भी पेपर के फॉर्म में, किसी रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश किया हो, यानी किसी भी जर्नल में प्रकाशित किया हो, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। एंड प्राइमरी सोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर यू, क्योंकि प्राइमरी सोर्स यानी वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स वो होते हैं जिनमें ऑथर जो है वो अपने रिसर्च के तमाम एस्पेक्ट्स को पूरा डिस्क्राइब करता है, इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसका ओरिजिनल दिमाग में हाइपोथेसिस क्या था, उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए या कहां से लिटरेचर कलेक्ट किया, उसको उसने उसके मन में क्या प्रश्न था, क्या गैप एरिया उसने आइडेंटिफाई किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, उसको साबित करने के लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए या लिटरेचर में क्या इंटरप्रिटेशन किया, और ऐसा कुछ करने के लिए उन्होंने कौन सी विधियां इस्तेमाल की। अगर उन्होंने कहीं पे स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया है तो स्टेटिस्टिक्स में कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, ये तमाम बातें आपको केवल प्राइमरी सोर्सेज नहीं मिलेगी। इसलिए एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर सारा की सारा ध्यान प्राइमरी सोर्सेज पे देता है, यानी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स को वो पढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेकेंडरी सोर्सेज या तो रिव्यू आर्टिकल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब जब भी कोई भी ऑथर, कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट एग्जिस्टिंग इकट्ठा करके
उसका रिव्यू करता है, उसका एक आर्टिकल पब्लिश करता है, तो इसको रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। रिव्यू आर्टिकल की खूबी ये है कि रिव्यू आर्टिकल 10 साल में आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट में जितना भी आर्टिकल छपे हैं उनका निचोड़ आर्टिकल के अंदर दे रखा है। यानी कि अब आपको उन 10 सालों के लिटरेचर को पढ़ने की बजाय आप एक रिव्यू आर्टिकल पढ़ करके पिछले 10 सालों में जितना भी शोध कार्य उस विषय में हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। लेकिन है कि आपको उसके डिटेल उसके डेटा नहीं मिलते, उन्होंने क्या टूल्स इस्तेमाल किए वो नहीं मिलते हैं, उन्होंने कौन सी मेथड्स यूज किए वो नहीं मिलते। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सोर्सेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। आपको हमेशा ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल को पढ़ करके अपना ओपिनियन बनाना चाहिए, और सेकेंड लेवल पर आपको सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको एक सब्जेक्ट के बारे में और भी पता लगे। लेकिन टर्सरी सोर्सेज जिसको टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, जिन किताबों को हम दूसरे को डिग्री करते जब हम पढ़ते हैं, या ओनली इवन आपके रेफरेंस बुक्स जो है वो भी सोर्सेज टर्सरी सोर्सेज में आते हैं, और हमको उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो कि हम आप और कोई भी चीज आपके पास नहीं है तब आप टर्सरी सोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर, एक शोधकर्ता शुरुआत करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है प्राइमरी सोर्सेज को, और बाद में देता है वो सेकेंडरी सोर्सेज। चाहे आप गूगल पे सर्च करें, लेकिन रिसर्च आर्टिकल्स को डाउनलोड करके उनको पढ़ने की जरूरत है, और बिल्कुल आवश्यकता है कि आप जो है रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े ताकि आपको अपने सब्जेक्ट में अभी तक क्या घटित हुआ है उसका एक जगह पर संकलन मिल सके। यानी एक वो इंसान जो अपने विषय में जितना जानता है उतना ही ज्ञान कर सकता है, और ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी। द मोर is one able to detect gaps in it and to recognize problem areas that require investigation. यानी प्रॉब्लम के रूप में, टॉपिक के रूप में रिसर्च करने के लिए लेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा मिलेगा। तो रीड एंड रीड, जितना लिटरेचर आप पढ़ सके, जितना सब्जेक्ट पढ़ सके, जितना आप अपने जिस एरिया में काम करना चाहते हो पढ़ेंगे उतना ही आपको गैप एरियाज मिलेंगे। जब को कॉन्सेप्शनलाइज करते हैं और गैप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको 2-3 बातें ध्यान में रखिए जो आपका आधार बन सकती है। या गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मींस व्हिच टॉपिक हैज नॉट बीन लुक्ड एट। यानी आपको भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे कोई भी ज्यादा काम नहीं हुआ है या लोगों ने बहुत ज्यादा लिटरेचर पब्लिश नहीं किया है। या फिर ये हो सकता है कि लोगों ने लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड जो आप चाहते हैं कि उस मेथड से अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता तो रिजल्ट कुछ अलग प्रकार के आ सकते थे, तो उन करते हुए अपने रिसर्च को आधार बना सकते हैं। comparative study can also become the basis for selection of your topic. जैसे किसी ने X पे काम किया है तो अगर आप Y पे काम करते हैं तो आप X और Y का कंपैरिजन कर सकते हैं। That means when you are choosing the gap areas, you can identify a different topic on which you want to work. टॉपिक का मतलब यहाँ प्रश्न से मेरा मतलब है, यहाँ टॉपिक का मतलब टाइटल से नहीं। You can also use different methods for investigation and lead to a different kind of story for the research. और कभी कभी आप जो है कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम एक आदमी के किए रिसर्च और हमारी रिसर्च का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। So if you make comparison, that can also form the basis for your research.
हर स्कॉलर कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने चाहिए इस चीज के बारे में कि क्या जो मेरे आइडिया का, क्या ये इज इट गुड आइडिया, क्या मैं जिस दिशा में सोच रहा हूँ सोच रही हूँ क्या वो सही दिशा। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ये बीच बीच में शायद थोड़ी देर बाद में होने लगता होगा, शायद ऐसा लगता है। जी सर। अब आ रही है? हाँ सर, बीच में थोड़ी ब्रेक हो जा रही है। अच्छा ओके सर, इट्स ओके। सोच करके कि क्या ये आइडिया सही है, उसका करने का how to assess it is a good idea। पहली बात, has it been done? क्या इस पे किसी ने पहले काम किया है? दूसरा, can it be addressed using appropriate research methods? क्या इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास जो उपलब्ध रिसर्च मेथड्स है उससे मैं दे सकता हूँ? तीसरा, will it stimulate interest by others and the sponsor? यानी आपकी रिसर्च को कोई अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट स्टिमुलेट किया आप कर सकता है आपका टॉपिक। इज इट फिजिबल, प्रैक्टिकल एंड कई बार वो काम फिजिबल नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, करने नहीं होता है। देखना है कि मेरा आइडिया फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, करने योग्य होना चाहिए, डूएबल होना चाहिए। और लास्टली, इज इट फंडेबल? हम ये देखते हैं कि इंडियन स्कॉलर जो है वो रिसर्च करते हैं, बल्कि वो पैसा खर्च करके रिसर्च करते हैं। लेकिन दुनिया जगह पर रिसर्च जो है पैसे की जाए, all research in the Western world is carried out against payment। और रिसर्च स्कॉलर का आइडिया बहुत अच्छा हो, क्योंकि कोई भी आदमी पैसा आपको तब लगाता है जब आपके पास एक अच्छा रिसर्च आइडिया हो। तो आपको ये देखना है कि अगर मैंने जिस पे रिसर्च की तो कोई ऐसा फंडिंग एजेंसी है तो मुझे पैसा देगी कि नहीं, इट इज ए गुड आइडिया, यू डू वर्क ऑन दिस एंड एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव टू मेक द जजमेंट वेदर द टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंस, यानी जो आपने समय लगा है, जो आप प्रयास कर रहे हैं और जो खर्चा कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज जस्टिफाइड। ये निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि आप समय का जो उपयोग करेंगे, आप अपना प्रयास करेंगे, आप इस पे इतना खर्चा करेंगे और उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ये काम तो पहले बहुत लोगों ने कर रखा है और मेरा काम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं किया है। तो इसका जजमेंट भी आपको काम शुरू करने से पहले करना होगा। आपको ये पूछना होगा, इज माय टॉपिक वर्थ परस्यूइंग रिसर्च? क्या मेरा टॉपिक जो है रिसर्च का वो वास्तव में शोध करने के लिए उसकी वर्थ है? एंड दिस इज पॉसिबल रिसर्च। जब तक आपको अपने विषय की समग्र ज्ञान होगा तब तक आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको गैप एरियाज का पता नहीं लगेगा, तो आप एक अच्छा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसे सोचना है, does it make a significant contribution to the existing knowledge in the chosen field of research? यानी क्या कार्य जो अभी तक ज्ञान है उसमें कुछ और ऐड करने की स्थिति में होता है कि आर यू एबल टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज? अगर आपका काम रिपीटेटिव है, वैसा ही है जो किसी और ने किया है, जिसमें कोई फर्क नहीं है, तो आपका सारा एफर्ट, टाइम और मनी ये पूरा वेस्ट होगा। इसलिए ये प्रश्न आपके मन में आपको रखना जरूरी है। जब आप रिसर्च करते हैं होगा, आपसे कई एक्सपर्ट मिलेंगे, आपसे कई लोग सवाल पूछेंगे, आपके पीयर्स आपसे पूछेंगे कि व्हाई यू आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, हर एक आदमी आपसे ये पूछेगा और एक्सपर्ट को आपको पूछेगा ही। और वो प्रश्न क्या है, यानी आपने जिस टॉपिक पे काम किया, क्या वास्तव में उसकी जरूरत थी, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसमें कोई समस्या थी, और आपकी जो थीसिस है, डिड दिस थीसिस अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आपके जो रिसर्च का जो कार्य है उसने इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई कार्य किया है। इस प्रश्न का जवाब आपको हमेशा हर लेवल पर देना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हाल चाल बढ़िया बढ़िया। ओके, हो गया खाना पीना? क्या आवाज नहीं आ रही? दिव्या मैम आपका फोन म्यूट है। जब रिसर्च टॉपिक को और उसके बाद आप अपने सिनॉप्सिस लिखना चालू करते हैं और आपके दिमाग में आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मुझे किस पे काम करना है, मैंने जो पेपर कर लिया है, मुझे पता है कि जिस पे मैं काम करूंगा या करूंगी वो करने में सफल होगा, तब आपको कुछ चीजों का ख्याल करना है। सो व्हेन synopsis, your objectives or aims must be very simple. तो हम इसको एक्रोनिम में यूज कर रहे हैं, कीप दैट सिंपल। सिंपल के स्पेसिफिक मीनिंग, एस मींस स्पेसिफिक, यानी आपको बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। देन आई स्टैंड फॉर इमीडिएट, यानी मैं इस रिसर्च को रिकॉल करना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कोरोना की प्रॉब्लम आई तो हर इंसान उस समय कोरोना का ऊपर रिसर्च करने लगा, क्योंकि वो उस समय की इमीडिएट डिमांड थी, वो नीड थी। तो आप पे काम करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरी इस टॉपिक की इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, जिसका कोई एप्लीकेशन होगा, जिसका कोई यूज होगा। क्या आप जो रिसर्च करेंगे उनके डेटा जो आप इकट्ठे करेंगे वो मेजर होंगे। That means any kind of literature that you are reading or collecting and you are generating data based on them, वो डेटा मेजरेबल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि ये कितने डेटा है। आपको ये देखना है कि इज इट ए प्रैक्टिकल टॉपिक सेलेक्ट, यानी जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो फिजिबल है, रियलिस्टिक है, क्या आपका पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और लास्ट ये है कि क्या ये इवेल्युएबल है। आपका काम पूरा हो गया, उसके बाद आपकी थीसिस किसी एक्सपर्ट के पास जाती है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपका काम एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एक प्रभाव क्रिएट करेगा, उसको एक कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू की। टॉपिक जब सेलेक्ट करेंगे तो कीप योर टॉपिक सिंपल, जिसमें आप इन चीजों का ख्याल करेंगे। They should be specific, it should have an immediate relevance, the data must be measurable, the topic must be practical, realistic, it should be based on a logical conclusion, and one should be able to make evaluation of the significance and the impact of research. कोई भी रिसर्च जो है 40 मिनट, यानी तो आप कभी ये नहीं सोचें कि आपकी रिसर्च जब बहुत बड़ी होगी तभी आपकी रिसर्च कहलाएगी। यानी आपका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक नोबेल प्राइज विनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आपकी रिसर्च में नोवेल्टी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कुछ नई दिशा होनी चाहिए, कुछ नया सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इसलिए स्टडी इज ओनली वन पीस ऑफ द पजल। जो रिसर्च करता है, हर रिसर्चर एक छोटे से प्रॉब्लम लेकर के काम करता है और उसको वो एडवांस करता है, उसको आगे बढ़ाता है।
और इसलिए स्टेज इन द देयर इज नो सच थिंग एज ए ट्राइबल फैक्ट। कोई भी चीज छोटी या तुच्छ नहीं होती है। The chain is not strengthened than its weakest link, and all facts fit somewhere into the great scheme of. आप एक छोटा सा भी कर सकते हैं तो आप एक बहुत चीज के का एक छोटा सा पार्ट भी है। And apparently, important fact जिसको सर आप बीच बीच में आवाज सही नहीं आ रही है सर। हमारी कभी आ जाती है कभी नहीं आती। अच्छा अच्छा अब हाँ अभी भी नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है सर। मैं वापस लिंक करके जारी करता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या प्रेजेंटेशन के साथ? नहीं नहीं आ रही। नहीं ये क्लास आगे चल पाएगी क्या? अब आ रही यस सर, अभी दिख रहा है सर। हाँ सर। एक छोटा सा फैक्ट होता है, वो भी आपकी छोटी सी रिसर्च एक बहुत बड़े स्कीम का पार्ट हो सकती है। यानी एक छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके एक बहुत बड़े शोध कार्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन करें और आपका जो आउटकम है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो अगर बहुत सिंपल भी है लेकिन करते हैं तो आप ये समझिए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। जब करते हैं तो उनके कुछ क्राइटेरिया करने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज देयर एडिक्वेट सुपरविजन, यानी जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं वैसा कोई सुपरवाइजर है कर सकता है। डज द टॉपिक रियली ऑफ इंटरेस्ट टू यू, जिस टॉपिक आप काम करना चाहते हैं आपके खुद की उसमें रुचि है। कैन द टॉपिक बी कंप्लीटेड इन रिक्वायर्ड टाइम, एक निश्चित समय में काम पूरा हो सकता है। इज द नेसेसरी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, जहां पे आप काम करेंगे उसके लिए अगर कहीं उपकरणों की जरूरत है या कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। क्या आपके लाइब्रेरी फैसिलिटीज जो है वो सफिशिएंट है। इज द स्टडी फिजिबल और ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव बना लिए जो आपके फिजिक्स के पीरियड में पूरे नहीं हो सकेंगे। और क्या आपकी प्रॉब्लम वास्तव में सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इन तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करिए। सिनॉप्सिस और राइटिंग सिनॉप्सिस, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस लिखेंगे, आपकी परिकल्पना क्या है, यानी आपका आइडिया क्या है और आप क्या एज्यूम करते हैं कि मेरी सोच ये है कि अगर इसका समाधान इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है।
then you have to give statement of limitation of the state. यानी कई बार पता है कि मैं इस सीमा तक तो काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड मुझे मालूम है कि आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है, उनकी सीमाएं क्या है। अगर आप अपने सिलेबस में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जो हो सकता है कॉमन इंसान को मालूम नहीं हो, तो आपको टर्म्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दोस टर्म्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज। आप कौन सी रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मेंशन करेंगे। और अगर कोई पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं या कोई सैंपल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि वो कौन सी पॉपुलेशन है, वो कौन से सैंपल है, आपके टारगेट पॉपुलेशन कौन है, वो किस एज ग्रुप के हैं, वो किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, वो किस एरिया से हैं, इन सब सारी बातें जो है डेमोग्राफी ये सब उसको देनी पड़ेगी। देन आपको ये पता देना पड़ेगा कि अगर किसी कारण से आपके डेटा में किसी कारण से एरर आती है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा। वेयर एंड हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल द पॉसिबल एरर व्हिच मे इरप्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ द डेटा। और लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपके जो डेटा और आपकी जो रिसर्च है उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी और इसकी वैलिडिटी क्या होगी। इन बातों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप अपनी सिनॉप्सिस को लिखेंगे। सर ये लिमिटेशंस वगैरह हम रिसर्च पेपर में तो नहीं लिखते ना? रिसर्च पेपर में लिमिटेशन करते हैं कि हमें इस पे काम करना है तो आप ये बताएंगे कि हम इन सीमाओं तक नहीं जा सकेंगे, लेकिन रिसर्च पेपर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। स्पेसिफिक एम्स और सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती है और उन डेफिशिएंसी को आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे आपके एम में क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी आप जब कोई चीज एम करते हैं तो एक हो सकता है कि इट इज टू एम्बिशियस, टू मच टू पोस्ट, यानी आपने अपने प्रपोजल को ये कभी भी अचीव नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि किस प्रकार से हमारे टाइटल्स जो है कई बार गलत फ्रेम हो जाते हैं। हमें आइडिया उसको जाना नहीं, उसकी मेथोडोलॉजी को समझानी है, हमारी फैसिलिटीज को हमने देखा नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट कौन से देखा नहीं है, हमारे कॉम्पिटेंस है जिसके अंदर में हम पीएचडी कर रहे हैं। तो वो तमाम बातों की वजह से आपने अपना एक टाइटल ऐसा चुन लिया जो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। देन हमें पता नहीं उस पर काम करना चाहते हैं। और दूसरा लिमिटेड एंड अनसर्टेन फ्यूचर डायरेक्शन, यानी जो एम है उसकी बहुत लिमिटेड उसकी सिग्निफिकेंस है और हमारा फ्यूचर में उसके आगे करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ विषय के ऊपर आप काम अगर करेंगे तो वो डेफिशिएंट माना जाएगा। दैट मींस यू शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द टॉपिक। अब काम की सिग्निफिकेंस उसके उसमें क्या हो सकता है, रिसर्च है, आप रिपीटेटिव डिसिप्लिन रिसर्च कर रहे हैं जिसमें किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो काम ऑर्डर हो चुका है, आप इसको बार बार कर रहे हैं। आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ। और दूसरा इसका इंक्रीमेंट है, हम बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है। आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में जो भी रिसर्च होती है उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट होता है, उसको हम इम्पैक्ट फैक्टर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप अपना रिसर्च पेपर किसी जर्नल में छापते हैं तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपका पेपर जहाँ पे छप रहा है उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। दैट मींस हाउ रीडर्स हैव रेड पेपर, उन्होंने कितनी बार साइट किया, इसको कितनी बार कोट किया, और जितने साइटेशंस होंगे, जितनी बार कोट किए जाएंगे, जितनी बार वो पढ़े जाएंगे, आपका इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा। और आपका पेपर को तभी पढ़ेगा जब उनको लगेगा बात है। तो इसलिए आपकी रिसर्च रियल इम्पैक्ट रिसर्च में होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सर एक और डाउट है सर, हम कोई स्टेटमेंट को क्यों नहीं अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते? स्टेटमेंट भी तो कोई चीज को प्रूव ही तो कर रहा है, उसमें जरूरी क्यों होता है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम ही रखते हैं? आप अगर लिटरेचर में हैं, विषय क्यों? सर आवाज कट रही है सर आपकी आवाज अब भी सही नहीं आ रही है। ये तो सर प्रेजेंटेशन अच्छे से शो हो रही है, हो रही है सर, ज्यादा हो रही है। बस आवाज सर नहीं आ रही है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन शो हो रही थी सर। सर ने लेफ्ट कर दिया। मैं रीजन कर रहा हूँ। अब आ रही है? जी सर। आप जी सर मीटिंग करना पड़ रहा है। तो मैं कि आप किस सब्जेक्ट एरिया के रिसर्चर हैं? अगर आप अलग से किसी सब्जेक्ट में हैं, किसी हिंदी में हैं, आपने एक स्टेटमेंट को लेकर के भी उसके ऊपर लॉजिकल अपने आर्गुमेंट से उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हाँ जी सर, वही डाउट था सर, थैंक यू सर। कि आप जब अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या आप अपना सिनॉप्सिस प्रेजेंट करेंगे, अपना जो वर्क का जो आउटलाइन प्रेजेंट करेंगे, जी सर, देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसे बहुत से सिचुएशन फेस किए जहाँ पे हम लोगों को सिनॉप्सिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हमें रीजंस क्या है उसके रिजेक्शन की, वो हमें थीसिस का जो टाइटल है या आपका थीसिस का जो वर्क है, ये जो है हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि आपका जो आउटकम है, यानी रिसर्च का जो सोल्यूशन, जो परिणाम है, वो अनक्लियर है, नेबुलस है। दूसरा, कई बार आपके रिसर्च स्कॉलर जो है जब उसको इतनी इसको ग्लोबल पर्पसेस करके देखते हैं, ना कि सटीक होता है, स्पेसिफिक होता है, ना इसको समझ में रखो। आवाज दोबारा ब्रेक होने लग गया। सर अभी जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। मान लो हेल्दी लाइफस्टाइल है या हेल्थ है, अब वो भी तो उस हेल्थ को कैसे मेजर करोगे? लेकिन अचीवेबल एक्टिविटी तो कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करना है, हेल्दी लिविंग को, बट मेजरेबल नहीं है। क्वेश्चन उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं कहूँ कि सबको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहिए, तो अभी करना चाहिए, अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है रिसर्च का, बस एक स्टेटमेंट सा हो गया। आप रिपीट करेंगे थोड़ा सुनने का? सर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च टॉपिक लेते हैं कि हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब मेरे पास ये क्लियर नहीं है क्योंकि मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव है ये मेजरेबल तो है नहीं, लेकिन ये गोल ये है कि चलो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें एक्टिविटीज करना चाहिए स्पोर्ट्स की। ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं, पहली बात ये है कि ये आपका जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में अनक्वालिफाइड है। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, इसका समाधान यही है कि डाउट सर ये माइक्रोफोन की जो ये ईयरफोन के जो लीड से कनेक्ट है या नहीं है सर, एक बार चेक कर लीजिए। ये सर आपका ये सर हेडफोन को देखिए सर, हेडफोन से कनेक्टेड है क्या?
या फिर कैमरा ऑफ करके केवल ऑडियो ही चालू रहने दो तो और बेहतर आवाज आ पाएगी। अब नहीं आ रही सर आवाज तो आपकी। सर आप हमें ऑडियो से ही पढ़ा दीजिए सर, प्रेजेंटेशन दिखाकर। अब आ रही है? जी आ रही सर। है सर। यस सर, ऑडियो। अब आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है सर। सर, वही ब्रेक होके आ रही है वापस। अब आ रही है? आ रही है सर, अब आप स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर स्टार्ट कीजिए सर, उसके बाद ही पता चलेगा आने का कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। यस सर, आप हमें प्रेजेंटेशन से पढ़ाइए सर। तो जो सर आवाज नहीं आ रही है। 5 मिनट पढ़ाएंगे तब तो थोड़ा सा पता चलेगा ना।
अब आ रही है आवाज? सर आप थोड़ा पढ़ाइए फिर पता हाँ। चलेगा। नहीं आ रही है सर। सर एक बार ना आप अपना जो हेडफोन है ना वो रिमूव करके एक बार ट्राई करिए, क्योंकि कई बार होता है ना कनेक्शन नहीं होता ढंग से, तो उसकी वजह से भी वॉइस ब्रेक होती है। अब आ रही है क्या आवाज? सर ऐसे तो आ रही है, जब आप पढ़ा रहे हैं ना तब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। यार सुरती आवाज आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही। तरुणा आप यहाँ पे हैं? यस मैम। हाँ तरुणा यार अपना नंबर यार भेज दो अभी ना, क्योंकि मिल नहीं रहा यार। मैम इधर कैसे? टेक्स्ट में।
अब आवाज आ रही है? नो सर, डिस्टरबेंस है सर। एक को म्यूट करना पड़ेगा, आपने 2-3 से लॉगिन किया है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर अब। हाँ सर आ रही है। आ रही है। अब ठीक आ रही है सर। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। सब साफ है। ओके क्लियर हो सारे सर अब। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हम यही बात कह रहे थे कि आपके रिजेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ये रिजेक्ट होती है, और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्टिविटीज की तरह स्टेट किए जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव एक बिल्कुल अलग चीज है
और एक्टिविटीज बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन कई रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज में कंफ्यूजन करते हैं और इसलिए उनको नहीं समझ में आता है कि कैसे करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, नॉन मेजरेबल नहीं होना चाहिए, और रियलिटी जो है ऑब्जेक्टिव्स की वो क्वेश्चनेबल नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपके सिनॉप्सिस को रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। देन आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे लिमिट करें कि जिससे कि आपका रिजेक्शन ना हो, और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव और आप जो कह रहे हैं दूसरा एक्टिविटीज, उसमें, हाँ एक्टिविटीज में प्लीज थोड़ा सा एक क्लियरिटी दे दीजिए। बिल्कुल। ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव्स तो आपका ब्रॉड आउटलाइन है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, वो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक्टिविटीज का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके बात कहूं जिसमें मैं ये कहता हूं कि टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन उस इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो मेरी एक्टिविटी होगी। यस सर। तो कई बार रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो वो ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं उनको। तो ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली 2 या 3 लाइनों में पूरा हो जाता है, जबकि आपकी जो एक्टिविटीज है इट कैन बी इन फ्यू पैराग्राफ्स। सर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूं सर, मेरा ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करूंगी हर सेक्टर में, ये ऑब्जेक्टिव। तो अब मैं कह रही हूँ एक्टिविटी मेरी है कि जैसे मैं स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट की क्लासेस लूंगी या फिर उनको आउटडोर एक्टिविटीज, इको फ्रेंडली क्लासेस लूंगी, वो सब मेरे एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज हो जाएगी। सर थैंक यू सर। हाँ जी। अब जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बैड सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स देता हूँ, है ना, और ये रियल टॉपिक्स हैं जो मैंने मेरे लाइफ के अनुभव के आधार पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे एक कोई स्टूडेंट है जो ये लिख के ऑब्जेक्टिव रखता है, अपना टॉपिक बनाता है, पॉल्यूशन स्टडीज ऑन द फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब आप यहाँ देखिए कि पॉल्यूशन जो है वो कितने ही प्रकार का हो सकता है। पॉल्यूशन कैन बी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एनी अदर काइंड। देन पॉल्यूशन के टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो एफ्लुएंट से हो सकता है, वो किसी हैवी मेटल से हो सकता है, वो किसी और प्रकार से हो सकता है। फिर वो ये कहता है फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी पूरे भारत के उत्तर भाग में जितने भी झीलें हैं उनका जो स्वच्छ पानी है उसमें पॉल्यूशन की स्टडी करूंगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उसको ये आइडिया नहीं है कि इतना बड़ा काम जो है एक पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर कभी भी नहीं पूरा कर पाएगा। नॉन स्पेसिफिक है, नॉन मेजरेबल है, अनरियलिस्टिक है, फिजिबल नहीं है, डुएबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा ही आप एक और एग्जांपल देखिए, स्टडीज ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ लॉयंस इन इंडिया, यानी भारत के शेरों के डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल और असंभव जैसा टास्क है। पहली बात तो एक रिसर्च स्कॉलर शेर का डीएनए कहाँ से लाएगा और उसका फिंगरप्रिंटिंग कैसे करेगा और पूरे भारत के शेरों का करेगा, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा ही आप ये देखिए एक और टॉपिक है, स्टडीज ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ग्लाइसिन मैक्स एंड विसिया फेबा with fly ash and cow dung amended soil from tribal areas of राजस्थान। अब इन्होंने कितने पैरामीटर्स इसमें डाल दिए, ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ग्लाइसिन मैक्स जो है वो आपका सोयाबीन है, फिर विसिया फेबा दूसरी क्रॉप है, फ्लाई एश है, और काउ डंग एक अनडिफाइंड मीडियम है, यानी गाय का गोबर जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान, अब कौन कौन सा ट्राइबल एरिया होगा, राजस्थान में कितने ट्राइबल एरियाज है और कहां से सॉइल इकट्ठी करेंगे और उनको काउ डंग से और इसे कैसे करेंगे। तो ये अनडिफाइंड एंड वेग स्टेटमेंट है ये पूरा टॉपिक।
तो ये अनअचीवेबल है एंड इट इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। मैं फिर एग्जांपल देता हूं आपका गलत टॉपिक्स का। स्टडीज ऑन डिजीजेज अफेक्टिंग व्हीट एंड देयर कंट्रोल, गेहूं के अंदर होने वाली बीमारियां और उनका नियंत्रण। अब गेहूं में जो है कम से कम 50 तरह की बीमारियां होती है, तो हम कैसे उस पर रिसर्च करेंगे। इसी प्रकार से स्टडीज ऑन होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के अंदर होस्ट और पैरासाइट के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और उसको कंट्रोल करने के तरीके क्या है, ये भी वेग स्टेटमेंट है, ये भी बैड टॉपिक है, अनअचीवेबल है, अनक्लियर है। लेकिन मैं एक अच्छा टॉपिक यहाँ सजेस्ट करता हूँ, स्टडीज ऑन द केमिकल कंट्रोल ऑफ व्हीट रस्ट इन राजस्थान, यानी राजस्थान में रसायनों के माध्यम से बीमारी जो है रस्ट में, ये जो व्हीट में यानी गेहूं के अंदर जो रस्ट का रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए हम रसायनों का उपयोग करके उसको कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं। सो दिस विल बी द बेस्ट टॉपिक जो कि हर तरीके से पॉसिबल है, अचीवेबल है, डुएबल है और अपनी पीएचडी के ड्यूरेशन में आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं। आप जब भी सिनॉप्सिस प्रेजेंट करने जाते हैं अपने पीएचडी का, तो आपको प्रश्न पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएचडी, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो वो ये पूछे, व्हाई डिड यू ज्वाइन पीएचडी, आपने पीएचडी क्यों ज्वाइन किया। और आपके ज्यादातर उत्तर क्या हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव पास्ड नेट और रेट, यानी मैंने या तो नेट एग्जाम पास कर लिया है या मैंने जो रिसर्च का जो टेस्ट है एंट्रेंस ये पास कर लिया है। आई वॉन्ट टू गेट एन एडवांस डिग्री, मुझे ऊपर की डिग्री हासिल करनी है। या हम ऐसा जो है अजीब सा उत्तर दे देते हैं, आई हैव नथिंग टू डू अदर देन दिस आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई हैव टू गेट प्रमोशन इन माई जॉब, मुझे नौकरी में जो है मुझे प्रोन्नति मिलेगी, बिकॉज इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब दैट आई एम सीकिंग, मुझे नौकरी के लिए ये डिग्री जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सोशल स्टेटस, यानी समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी ए प्रीफिक्स डॉक्टर बिफोर माई नेम, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे नाम के आगे मैं डॉक्टर लिखूं। दिस विल इम्प्रूव माई मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसी डिग्री होगी तो मेरी शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर जो आप लोगों में होना चाहिए और वो ये है, आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन रिसर्च, यानी मैं भविष्य में अपना करियर जो है वो रिसर्च में बनाना चाहता हूं, मैं शोध कार्य को जो है रिसर्च के रूप में अपनाना चाहता हूं। ऐसा उत्तर आपको देना अपेक्षित होता है। हालांकि कारण दूसरे भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि मुझे आगे रिसर्च में बढ़ करके नई नॉलेज क्रिएट करने के लिए अपने आप को एंगेज करना है। आपको ये समझना होगा कि पीएचडी इज नॉट ए मियर डिग्री, इट इज ए लाइसेंस फॉर डूइंग इंडिपेंडेंट रिसर्च। पीएचडी जो है वो केवल एक डिग्री मात्र नहीं है, ये आपको एक लाइसेंस देता है कि ताकि आप स्वतंत्र रिसर्च कर सकें। ए पीएचडी डिग्री में नॉट मेक यू सक्सेसफुल रिसर्चर, और आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर केवल आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सफल शोधकर्ता हो सकते हैं। पासिंग नेट और रेट इज नॉट एनफ फॉर डूइंग रिसर्च, केवल इसलिए कि आपने नेट पास कर लिया है या रेट पास कर लिया है इसलिए आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपका एप्टीट्यूड ठीक नहीं होगा। रिसर्च करने वालों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट रिसर्च ट्रांसफॉर्म्स यू फ्रॉम ए स्टूडेंट टू ए स्कॉलर। आप एक विद्यार्थी होते हैं, उससे आप एक स्कॉलर बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप अच्छी रिसर्च करेंगे तो आप आज एमएससी एमए एमकॉम वगैरह करके आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए हुए हैं और जो ही आप रिसर्च में एंटर करते हैं तो अब आप एक स्कॉलर हो जाते हैं, आप एक सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाते हैं, आप एक विषय के ज्ञानी हो जाते हैं। और इसीलिए पीएचडी की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। आप किसी भी विषय में पीएचडी करते हैं, डिग्री आपको एक ही मिलती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का मतलब है द होल्डर ऑफ दिस डिग्री इज एन अथॉरिटी इन फुल कमांड of a given subject right up to the boundaries of current knowledge and able to extend that। यानी दुनिया में अपने विषय के बारे में जितनी भी जानकारियां उपलब्ध है उसका पूरा कमांड उसके पास है, तभी वो पीएचडी उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाएगा।
द होल्डर ऑफ दिस डिग्री इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, वो एक स्वतंत्र चिंतक है, who develops his or her own philosophical views, वो अपना एक खुद का दर्शन पैदा करता है अपने विषय में जिसमें वो शोध करता है. That means you are an absolute authority in the subject discipline in which you are pursuing research for a PhD degree. और इसीलिए आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री दी जाती है ताकि आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि एक पीएचडी होल्डर को अपने विषय के बारे में और छोर की, यानी अप टू दी बाउंड्रीज ऑफ दी करंट नॉलेज, यानी कल आपके विषय में क्या घटित हुआ वहां तक की जानकारी अगर आपको है, तभी आप डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी के डिग्री को जस्टिफाई कर पाएंगे. और इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आइडियाज को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए परस्यू करें, फॉर द सेक ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर क्रेडिट, नॉट फॉर एनी अवार्ड, नॉट फॉर एप्रिसिएशन और एनी एप्लीकेशन. जब भी आपके दिमाग में कोई भी इस प्रकार का आइडिया आए रिसर्च का, वो आप तभी भी सफल होंगे जब आप अपना खुद की संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए काम करेंगे. अगर आपको ये लगता है कि मुझे इससे कोई क्रेडिट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, तो वो वहां तक ही सीमित रह जाएगा. उसके बाद आपके सोचने का और अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा. अब मैं आता हूं इस टॉपिक के पार्ट 2 पे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, यानी आप में रिसर्च के प्रति एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए. योर एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, और आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, टू बी ए सक्सेसफुल रिसर्चर व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं एक सफल शोधकर्ता बन सकूं. 3 चीजें आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम 3 C's के नाम से जानते हैं. पहला C है क्यूरियोसिटी, टू इन्वेस्टिगेट एंड क्वेश्चन अवेलेबल सिचुएशन, यानी आपको हर चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने आसपास की सिचुएशंस को देख करके उसके बारे में उसको प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर ढूंढने के लिए आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स to refine your curiosity into a clearly stated idea. अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी तो आप एक आइडिया क्रिएट करेंगे और उस आइडिया को खोजने के लिए उसका उत्तर खोजने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे. तो क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में करेज टू हैव बैड और अनयूजुअल आइडियाज. यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च अगर हुई है तो वो लोगों ने की है जिनके आइडिया उस समय ये माने गए कि ये फुलिश आइडियाज या ये फुलिश क्वेश्चन है, और उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर खोजा और वो उत्तर जब उन्होंने पाया तो लगा कि ये बहुत बड़े रिसर्च जो है उसका कंट्रीब्यूशन हुआ है. तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं, जो और लोग सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग सोचते हैं, और लोग आपसे ये कहें कि ये आपका आइडिया खराब आइडिया है या अनयूजुअल आइडिया जो दूसरा सोचता है उससे डिफरेंट है, इतना करेज होना चाहिए कि मेरा आइडिया बिल्कुल नेचुरल है, मेरा खुद का है, पर्सनल है, और इट इज बेस्ड ऑन माय स्टडी, और मैं इसका उत्तर खोजूंगा, और जब इसका उत्तर मिलेगा तो निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग नॉलेज में एडवांसमेंट में मैं कंट्रीब्यूट करूंगा. So there are 3 C's that you have to consider: curiosity, critical thinking, and courage to have bad or unusual ideas. Curiosity, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, because a curious mind and an ability to look at things from different perspectives is what makes a good researcher better. यानी आप अलग पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तभी आप कुछ नया कर पाएंगे. आपके चारों तरफ जो दुनिया है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, उससे आपके नए आइडियाज जनरेट होंगे, नए आइडियाज की पॉसिबिलिटीज होगी. और ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड लुक फॉर द आंसर्स, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड मेक न्यू डिस्कवरी. ये सारे क्यूरियोसिटी के कारण ही संभव है. Critical thinking about the information that you gather while reading about the new developments in the own and related field,
यानी जब आप पढ़ेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे और फिर आप जो है बहुत क्रिटिकली थिंक करेंगे किसी चीज के ऊपर, तभी आप कुछ नया आइडिया ला पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डू नॉट सिंपली एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज एज ए फैक्ट। कई बार ये होता है कि जो चीज किताबों में लिखी हुई होती है हम समझते हैं कि शायद यही फैक्ट हो, क्योंकि हो सकता है कि लिखने वाले ने या उस रिसर्च को हम चैलेंज कर सकते हैं, उसको गलत साबित कर सकते हैं। So you need to have the ability to analyze and evaluate the validity and reliability of the sources. आपके अंदर इतनी भी ताकत होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ लिटरेचर में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में लिखा हुआ है, हो सकता है वो गलत हो, मैं मेरे एनालिसिस के आधार पर, मेरे खुद के इवेल्युएशन के आधार पर मैं ये तय करूंगा कि इसकी सत्यता कितनी है। सर ऐसे हम रिसर्च वर्क को चैलेंज कर देंगे तो क्या हमारा जो काम होगा उसको आगे अप्रूवल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमेशा अनयूजुअल आइडियाज ही नई डिस्कवरी करते हैं। आप अगर जो है घिसी पिटी साइंस को, घिसी पिटी विज्ञान को, घिसे पिटे किसी भी सब्जेक्ट को यूं की यूं एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उसमें कहीं नयापन कुछ भी नहीं आएगा कभी भी। इवन देखेंगे कि जो आज की नॉलेज है वो कल बदल जाएगी, और जो कल की नॉलेज है वो परसों बदल जाएगी। और वो इसीलिए संभव है कि हम हर बार उन आइडियाज को रीइवेलुएट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसमें जो गलतियां होती है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और वही गैप एरियाज है जो रिसर्च के लिए आपका टॉपिक बनता है। सर थैंक यू सर। कंसीडर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट्स यू ऑब्जर्व। कई बार ये होता है कि किसी के सोचने की क्षमता डिफरेंट होती है, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स देखे, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, पर हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो। एंड फाइंड कनेक्शन बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। कई बार ये होता है कि दो ऐसी अलग अलग चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं जिनके डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन हो सकता है वो आपस में रिलेटेड हो। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो ही इन चीजों को संभव कर पाएगी। नर्चरिंग प्री कंसीव्ड नोशन इज डेट्रीमेंटल टू रिसर्च। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को आप पहले से ही सोच के रखते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो प्री कंसीव्ड जो नोशंस हैं उनको पोषित ना करें, क्योंकि वो नई रिसर्च करने से आपको रोकेंगे। अवॉइड टेम्पटेशन टू मेक इनकंक्लूसिव स्टेटमेंट्स और इंट्रोड्यूस पर्सनल बायसेस इनटू रिसर्च। कई बार ये होता है कि कुछ चीजें आप सोच के रखते हैं कि इसमें तो ऐसा ही होता है, तो उसके कारण से ये होगा कि आप नई दिशा में सोचेंगे ही नहीं, और नई दिशा में अगर कुछ भी नहीं सोचेंगे तो कुछ नया शोध कार्य करने की रास्ते नहीं खुलेंगे। इसलिए आप उन टेम्पटेशन को कि हम इनकंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दें बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के, बिना रिसर्च के, बिना सोचे, और या फिर जो है अपने मन की जो बात है उसको आधार बना करके हम कहते हैं कि ये ऐसा ही होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है खत्म हो जाती है। सो डोंट मेक थिंग्स पर्सनल, और आप जो ऑब्जर्व करते हैं, जो आप सोचते हैं, और आपके पास अगर कोई डेटा है जिनका आप इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसके आधार पर आप अगर आप बात कोई कहेंगे तो वो एक्सेप्ट होगी। कोलैबोरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना आप काम कोलैबोरेटिव करेंगे, लोगों के साथ मिलकर के करेंगे, उसका परिणाम अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे नोबेल प्राइज हुए हैं जिनको एक अकेले इंसान को मिला है। अधिकतर नोबेल प्राइज जो है वो हमेशा टीम को मिलते हैं, और वो टीम भी अलग अलग देशों से होती है। कोई जर्मनी से है, कोई एक अमेरिका से है, कोई एक फ्रांस से है, क्योंकि इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करने के बाद एक अच्छी रिसर्च को जन्म दिया। सो बी रेडी टू वर्क वेल विथ अदर्स, कनेक्ट विथ एंड वर्क विथ पीयर्स टू कम अप विथ इनोवेटिव अप्रोचेस टू रिसर्च प्रॉब्लम्स। आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को अपने साथ जोड़िए, और हो सकता है कि उनके कुछ नए आइडियाज और आपके आइडियाज मिलकर के कुछ अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। कोलैबोरेटिव रिसर्च कैन लीड टू ब्रेक थ्रूज, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हो सकती है, एंड बूस्ट योर रिसर्च रेपुटेशन। तो आप केवल जो है एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अपने आप को ना रखें, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, आप लोगों से मिलें और कोलैबोरेशन करने का प्रयास करें। और हो सकता है कि उनके आइडियाज आपके लिए काम के हो सकते हैं और आपके आइडियाज उनके लिए काम के हो सकते हैं, और दोनों को मिल करके एक अच्छी रिसर्च का जन्म दे सकते। हो सकता है किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज आपके पास है और किसी उसी से जुड़ा हुआ कोई विषय है जिसकी एक्सपर्टीज किसी और के पास है, तो इन दोनों को जोड़ करके अगर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं तो कोलैबोरेशन जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एप्टीट्यूड भी आप में होना चाहिए।
Time management is important for you. First, ask yourself if you manage your time well, organize, prioritize, and optimize your time efficiently. Avoid distraction and stay updated on your research reading or meeting your writing deadlines. यानी आप लिखा पढ़ी का जो काम करते हैं उसमें इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे बचने का प्रयास करें और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, तभी आप अपने टारगेट और अपना जो रिसर्च का जो आउटलाइन है उसको सही समय पे पूरा कर पाएंगे. Persistence and flexibility. Research is a long, difficult process with several hurdles and changes along the way. रास्ते में बहुत तकलीफें आती है रिसर्च करने की. So be ready to adapt to new technology. जो नई नई चीजें हो रही है, जैसे मैं अभी तकलीफ फेस कर रहा हूँ कि ये कंप्यूटर में डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन ये सब कुछ है, तो इससे एडेप्ट करने का प्रयास हर रिसर्चर को करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदलती है. एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां रोज बदलती है. सो यू हैव टू परसिवियर, यानी आपको लगन से काम करता रहना पड़ेगा. ये सेटबैक्स आएंगे, आपको तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो आप उनको रोक नहीं सकते. दे आर इनएविटेबल. इन सबको दिमाग में रखते हुए आपको रिसर्च के प्रति अपना जो है रुझान पैदा करना है. एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स. आप मान के चलिए कि समस्याएं आएगी. एडजस्ट प्लान्स टू टैकल चैलेंजेस. आपने जो प्लान बनाया था वो फेल हो सकता है, उसको दूसरा प्लान बी भी दिमाग में रखिए कि अगर ए नहीं होता है तो बी करना है. ओनली परसिवरेंस विल पे. आपकी जो लगन है काम के प्रति, उसी से आपको फायदा होगा. आपको अपना पर्सनल ध्यान भी रखने की जरूरत है. एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज आर कॉमन अमंग रिसर्चर्स. ये बड़ी कॉमन बात है क्योंकि कभी आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, कभी आपका डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, कभी आपका क्वेश्चनर जो है लोगों ने टाइम पे भर के नहीं दिया है, कभी आपका एनालिसिस टाइम पे नहीं हो पाया, कभी आपका कंप्यूटर एजेंसी आपको कोऑपरेट नहीं कर पाई. सो ऑल दीज फैक्टर्स कैन ऑलवेज लीड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस. तो उसको आपको ध्यान रखना है. Manage yourself by adopting a healthy, balanced lifestyle. Understanding what works best for you can also improve your efficiency. आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए कौन सी चीज बेस्ट है. मैं किसी की कॉपी ना करूं. X कोई और प्रकार का काम करता है, Y कोई और प्रकार का काम करता है, Z कोई और प्रकार का काम करता है. तो आपको अपने आप को समझना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है. मेक यूज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस टू योर एडवांटेज. अपने फायदे के लिए आपकी जो ताकत है और आपके अंदर जो कमजोरियां हैं वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, बजाय कि किसी का कॉपी करने का प्रयास करें. क्योंकि दूसरे की ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे का वर्किंग पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकती है, उसके वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकती है. तो आप अपने में जो बेस्ट पॉसिबल है उसका यूज करने का प्रयास करें. सर एक क्वेश्चन पूछूं? जरूर जरूर जरूर. सर अगर मान लीजिए हम, जैसे आप कह रहे हैं डिजिटल टाइम चल रहा है, तो इसके कारण मेरे जो हमारा मीन डिफरेंस निकलेगा, मेरे वेरिएबल्स पे जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं अगर वो चेंज हो जाता है, सपोज मैं कि मेरा रिसर्च टॉपिक ऐसा ले लिया कि ये टेस्ट से मेरे प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट होगी स्किल, लेकिन मेरा वहां पे मीन डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा आ गया. ठीक है, ये एक्सटर्नल जो भी वेरिएबल्स है उनके कारण, तो क्या मैं आप टॉपिक को फिर चेंज करूं? वहां अमेंडमेंट कहाँ करूंगी? वहां पे ऐसे दिखाऊं फिर कि नहीं ये टेस्ट जो है वो फेल होता है भाई, नहीं स्किल इंप्रूवमेंट कर रहा है, ऐसा चेंज करूं? हाँ देखिए, ऐसा है कि ये हर रिसर्च जो है एक गिवन टाइम पे उस समय रेलेवेंट होती है, और उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो आप उसको रातों रात नहीं बदल सकते. इसलिए आप हाँ सर, यहाँ पे हो रहा है कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के चक्कर में, देखो लोगों की अभी साइकोलॉजी जो धारणा है वो भी बदल रही है समय के साथ साथ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के चक्कर में मेरा वो जो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो अभी मैं क्या टॉपिक को चेंज करूंगी? नहीं, टॉपिक तो आपको वही रखना पड़ेगा, लेकिन वो जितने भी ये आपके डिस्ट्रैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके परसेप्शन बदल रहे हैं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा. दीज आर द फैक्टर्स व्हिच may lead to difference in the observations that we have recorded. ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर. देन एक अच्छे रिसर्चर के लिए डिटेल में चीजों को सोचना जरूरी है. बी मेटिकुलस इन योर वर्क.
pay attention to every detail from the design of an experiment to the analysis of data, and further in writing and submitting the manuscript for publication. हर छोटी से छोटी चीज को आपको बहुत ही सलीके से ध्यान देना है और उसके ऊपर आपको अटेंशन देना है, तभी आप अपना काम अच्छा कर पाएंगे। Creativity is another important parameter that you have to develop as an aptitude in your life. Do not just be curious and critical thinker, but also think creatively when it comes to problem solving. आपको एक कुछ नई चीज का सृजन करने का भी दिमाग में होना चाहिए। Nurturing the ability to think outside the box and come up with novel and often unconventional solutions to the problem. This may lead to groundbreaking research studies and results addressing issues that others might easily miss. यानी आपके अंदर सृजनशीलता जो है, जो क्रिएटिविटी है, उसको भी रखना है कि आप जो भी चीज करेंगे वो बिल्कुल नया करने का प्रयास करेंगे और वो ही हो सकता है कि आपकी रिसर्च को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। एनालिटिकल एबिलिटी एंड फोरसाइट, लुक फॉर कनेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स। जैसे आप मान लीजिए 4, 5, 6 तरह के पैरामीटर्स आपके सामने हैं और उन पैरामीटर्स के आपसी कनेक्शंस क्या हैं, इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो तभी संभव होगा जानना जब आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग होगी, आपको एनालिसिस करने का तरीका आपको मालूम होगा, आप दूर से देख सकेंगे कि ये चीजें आपस में कैसे रिलेटेड हो सकती है। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन। अगर आपके पास बहुत डेटा है और आप उसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष तभी निकाल पाएंगे जब आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस तभी हो सकेगा जब आप कनेक्शंस और इंटर रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश कर सकेंगे। फाइंड मीनिंग इन योर ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा, यानी आपने जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की है, आपने जो डेटा रिकॉर्ड किए हैं, उनमें क्या अर्थ निकल रहा है उनका उसको जानने का प्रयास कीजिए। इवेलुएट डेटा फ्रॉम एवरी एंगल एंड सर्च फॉर द पैटर्न्स। कई बार कुछ डेटा एक पैटर्न दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ग्राफ में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, या ये जो है कॉन्ट्रास्टिंग जो चीजें दिखाई दे रही है। तो ऐसे पैटर्न्स को खोजने का प्रयास करेंगे तो हम जो है उन चीजों को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप में डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। ट्राई एंड ट्राई अगेन। रिसर्च कैन बी ए फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंट्स में नॉट गो द वे वी एंटिसिपेट। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सा सोचते हैं वैसा नहीं होगा। Even worse, sometimes experiments may run smoothly until they are 90%, 95% complete before failing. 95% पे जाकर के हम फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्पेस की रिसर्च में हमारे रॉकेट जो हैं, हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो हैं, वो सब कुछ तैयार है और फाइनली जब उसको लॉन्च किया जाता है इट फेल्स। तो ऐसी रिसर्च जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से की लेकिन उसके बावजूद भी फेल होते हैं। आपने चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट देखा, हमारे कंट्री का चंद्रयान जो पहले था वो फेल हो गया, बट आवर डिटर्मिनेशन पेड, आवर साइंटिस्ट वर्क वेरी हार्ड, और नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली हमने जो है चंद्रमा पे लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, और आज हम जो है चंद्रमा पे अपना फुटप्रिंट छोड़ पाए हैं। सो डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, आप में लर्न फ्रॉम द फेलियर, उससे सीखने का प्रयास कीजिए जो आपकी असफलताएं। Re-evaluate the experiments and keep moving forward. So these are some of the important things that you have to keep in mind. यहाँ पर मैं आपको एक सक्सेसफुल रिसर्चर के रूप में एक नोबेल लॉरिएट का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तासुको होंजो जापान का एक नोबेल लॉरिएट है जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2018 में नोबेल प्राइज मिला, और ये नोबेल प्राइज उनको मिला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक वो फिनोमिनन है जिससे आदमी बूढ़ा होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड होता है और अल्टीमेटली वो मरता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम पीसीडी यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को ढंग से समझ पाएंगे, जैसा कि अब हम समझ पा रहे हैं इस नोबेल प्राइज के बाद, तो आने वाले समय में वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मरे ही नहीं, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद में ये संभव हो कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसको हम जो है रिवर्स कर पाए और हम एजिंग ना हो हमारे में। तो इस वैज्ञानिक ने तासुको होंजो ने ये कहा
कि एक अच्छे रिसर्चर में गुण क्या क्या होने चाहिए। क्यूरोसिटी, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। आप में करेज होना चाहिए, बिकॉज न्यू प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई इट इज अननोन, तभी तो आपको ये काम करना है। चैलेंज, यू नीड करेज टू टेक अप चैलेंज टू मेक इट नोन। कंसंट्रेशन, टू टेक अप चैलेंज you need to concentrate. Continuity, to concentrate on your need, perseverance and continued efforts. And confidence, all these bring confidence in you to accomplish the task. यानी एक नोबेल प्राइज विनर के जीवन का निचोड़ ये है कि हमारे में क्यूरोसिटी, करेज, चैलेंज, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड कॉन्फिडेंस, ये कैरेक्टर्स हमें डेवलप करने होते हैं एक अच्छे रिसर्चर के लिए। So, what is expected of a good researcher? Fire for learning, यानी सीखने की जो है फायर होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल स्किल, जिस तरह के भी आप एक्सपेरिमेंट जानते हैं, जिस तरह का भी आप काम करते हैं, उसमें आपकी स्किल्स अगर रिक्वायर्ड है तो वो आनी चाहिए। आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। पावर ऑफ रीजनिंग, आपको प्रश्न करने की ताकत होनी चाहिए। नोइंग फ्रॉम द रूट, किसी भी विषय में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके जड़ तक जाकर के उसको जानने का प्रयास करें। मेटिकुलस प्लानिंग, यानी डिटेल में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हुए आप काम प्लानिंग करेंगे। फेथफुल डेटा रिकॉर्डिंग, जो भी डेटा आ रहा है उनको आप निष्ठा पूर्वक लिखेंगे। कई बार ये होता है कि डेटा उठपटांग आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डेटा तो ऐसे आने चाहिए थे, हमारी उम्मीद ऐसी थी और ऐसे आ रहे हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हो सकता है कि आपके जो उठपटांग डेटा हैं या ऐसे डेटा जो एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं वो एक नई दिशा में आपकी रिसर्च। टाइम शेयरिंग बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दिमाग में जो प्लानिंग कर रहे हैं और आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में आप अपने आप को कैसे जो है सामंजस्य स्थापित कर सके। तो मैंने जो लेक्चर आपके सामने रखा था, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हिंदू सिस्टम में ह्यूमन बॉडी को हम 5 तत्वों से एक्सप्लेन करते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। और इसी प्रकार से एक अच्छे रिसर्चर के लिए हमने 5 गुणों का समावेश जरूरी समझा था, जिसमें थिंकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड इंटरेक्टिंग। और हमने स्पीकिंग के बारे में जो है उस दिन चर्चा की थी। तो जो हमारे रिसर्चर्स के लिए 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड इंटरेक्शन। रीडिंग ब्रिंग्स इन न्यू आइडियाज, पढ़ने से हमें नए आइडियाज आते हैं। सो स्पेंड टाइम फॉर रीडिंग, लाइब्रेरी कंसल्टेशन, अपडेट योर सब्जेक्ट नॉलेज, अपने विषय के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, उसको अपडेट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रांसिस बेकन एंड ये एक इंग्लिश राइटर थे, रीडिंग मेक्स ए फुल पर्सन। आप एक पढ़ने वाले आदमी को पूर्ण बनाता है। कॉन्फ्रेंस ए रेडी पर्सन, यानी जब आप अपना रिजल्ट कहीं प्रेजेंट करते हैं तो आपको हमेशा तैयार रहना होता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट पर्सन, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आप बिल्कुल वही लिख सकते हैं जो पक्का होता है। सो रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, these 3 parameters are equally important for every researcher in his or her life. एक और कोटेशन है, quite often a researcher is the only person who has anything new to say. जो शोध करता है वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बट he does not know how to say, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसको कैसे कहा जाए। तो इसलिए हमें ये देखना है कि अगर हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं और अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी बात को ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। बिकॉज वी हैव आल्सो टू लर्न हाउ टू से व्हाट वी हैव डन। राइटिंग इंप्रूव्स द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, आप अपनी बात को किस प्रकार से प्रकट करें वो लिखने से बहुत इंप्रूव होती है। So you have to develop habit of writing regularly. Write at least 2 articles in a year.
राइट ए रिसर्च प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एडिटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई लिखी हुई चीज है उसको करेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि एडिटिंग स्किल के लिए आप बहुत तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप हर चीज जो है डिटेल में नहीं लिख सकते, तो आपको एडिटिंग स्किल भी आनी चाहिए। एंड लास्टली आपको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस कैसे प्रेजेंट करने हैं उसको भी आपको सीखना है। तो राइटिंग एबिलिटी जो है उसमें भी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। If the reader is to grasp what writer means, the writer must understand what a reader needs. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि अगर किसी रीडर को समझना है कि राइटर क्या कहना चाहता है, तो राइटर को भी ये समझना पड़ेगा कि रीडर चाहता क्या है। तो बिटवीन रीडर एंड बिटवीन द राइटर देयर मस्ट बी ए वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं लिख रहा हूं वो रीडर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और इसलिए जब आप लिखने की कला सीखते हैं, द स्किल ऑफ राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हु इज द रीडर, हु इज गोइंग टू रीड माय रिसर्च, और उसको ग्रास्प प्रॉपरली वो करे। इसलिए मुझे कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जिससे मैं ढंग से लिखूं। स्पीच इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन व्हीकल, और उसके बारे में हमने परसों आपसे चर्चा की। उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस सिंपोजिया अटेंड करके देखना चाहिए लोग कैसे बोलते हैं। मेक पोस्टर एंड ओरल प्रेजेंटेशन, और संभव हो तो आप अपनी सेमिनार है, अपना सिनॉप्सिस है, या कोई लेक्चर जो है अपना प्रेजेंट करें जिससे आप अपनी बोलने की क्षमता को इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। कीप इन टच विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, डिस्कस एकेडमिक मैटर्स फ्रीक्वेंटली, विजिट अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। मैंने परसों भी चर्चा की थी कि हम जितना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे आपस में संवाद करेंगे, उतना ही हमें नए आइडियाज आएंगे, और उन आइडियाज को लेकर के हम हमारी रिसर्च में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नॉलेज विदाउट स्किल इज बॉडी विदाउट बोन्स। अगर आप में स्किल नहीं है तो आप जो है किसी काम के नहीं है। इसलिए लर्न टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर जहां जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर विषय में इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहां पे आपको डेटा कलेक्ट करने हैं और डेटा की वैलिडिटी को प्रूव करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को तय करना है, तो आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स सीखने पड़ेंगे। मास्टर द स्किल ऑफ ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च में इक्विपमेंट को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। एंड लर्न टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट अगर ढंग से डिजाइन नहीं करेंगे तो आप पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू डिजाइन ए परफेक्ट एक्सपेरिमेंट, एंड इफ योर experimental design is good, then it will be possible for you to apply statistical tool to test the significance and validity of the data that you have collected. Then lastly, research के अंदर जो ethics है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशली आज की तारीख में प्लेजरिज्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, most of the literature is being generated not by the person individually but by the use of artificial intelligence. तो हमें प्लेजरिज्म का ध्यान रखना है कि हम कोई कॉपी कट पेस्ट ना करें, और उसके लिए बहुत जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उसके जो दंड है वो बहुत गहरे हैं। प्लेजरिज्म चाहे वो इंटेंशनल हो या नहीं हो, इट कम्स विद पेनल्टीज। वन कैन लूज एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टैंडिंग और ए जॉब, आपकी नौकरी जा सकती है। टेकिंग द टाइम टू साइट एंड टू डेवलप ओरिजिनल मटेरियल इज इंपॉर्टेंट टू द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। नो हाउ टू साइट, यानी किसी भी काम को अगर कहीं से भी आपने उठाया है तो उसको आप साइट करेंगे। नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्लेजरिज्म, आपको ये जानना जरूरी है कि प्लेजरिज्म होता क्या है। कीप योर गुड नेम एंड लर्न फ्रॉम द करेक्ट राइटिंग प्रोसेस, यानी आप अपना अच्छा नाम बनाने के लिए आपको सही लिखने के तरीके को सीखना होगा जिसमें कोई प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म क्या क्या हो सकता है? कॉपिंग टेक्स्ट as is without quotation marks and with no citation or source। अगर आपने यूं की यूं टेक्स्ट को कॉपी करके अपने मटेरियल में डाल दिया है बिना साइटेशन के, तो वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। रीऑर्डरिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सोर्स टेक्स्ट विदाउट साइटेशन,
यानी साइटेशन के बिना अगर आपने सिर्फ हेरा फेरी शब्दों की करके अगर लिखा है तो भी वो प्लेजरिज्म है। कॉपिंग पीसेस, चाहे वो सेंटेंस हो या फ्रेजेस हो, बिना साइटेशन के अगर आप कहीं पे भी लिखते हैं तो वो प्लेजरिज्म है। पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन, यानी आप आगे पीछे करके फ्रेजेस को अगर पैराफ्रेजिंग करते हैं तो भी वो साइटेशन है। रिप्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कॉमन नॉलेज विदाउट साइटेशन, आप ऐसी चीज जो कॉमन नॉलेज की नहीं है और वो कहीं से उठा करके आप लिखते हैं तो वो भी विदाउट साइटेशन अगर होगा तो वो प्लेजरिज्म कहलाए। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन इंटरेस्ट की नहीं होगा तो उसको क्यों प्रेजेंट करेगा, मींस कोई नहीं, आप शायद समझे नहीं है इस बात को। मैं यहाँ यूं एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉमन नॉलेज की नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट की नहीं कह रहा हूँ, कॉमन नॉलेज, जैसे मैं कहीं पे ये लिखता हूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सर समझ गए। यस सर, यस सर, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है। मुझे ये नहीं बताना है कि ये किसने कहा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं किसी और चीज को कहता हूं जो कॉमन नॉलेज नहीं है और किसी और ने बताया है तो वो मुझे साइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एनीथिंग विच इज इन कॉमन नॉलेज एंड इन पब्लिक डोमेन, जिसको आपको कहने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है, तो उसको साइट करने के बिना ही काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी ने खुद ने क्रिएट किया है, जिसकी अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उसको अगर आप कोट करते हैं तो आपको उसको विद साइटेशन देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस कोट करना पड़ेगा। So love research as a profession and feel proud of it. If you do not do music, who else will do it? अगर आप अपने खुद के काम को ही अगर जो है पसंद नहीं करेंगे तो दूसरा आपको कौन पसंद करेगा। इसलिए रिसर्च को अपने प्रोफेशन के ऊपर अपने गर्व कीजिए, अपने आप की पर्सनैलिटी में, एप्टीट्यूड में उन तमाम चीज़ों का समावेश कीजिए जो एक अच्छे रिसर्चर के लिए जरूरी है। और अगर आप ऐसा कर पाने में समर्थ होते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छे रिसर्चर के रूप में नई नॉलेज का क्रिएशन करके अपने सब्जेक्ट डोमेन में ज्ञान की वृद्धि करने में, अपना सहयोग करने में सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 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 सर मैं आपसे प्लीज डाउट वेरी नाइस नॉलेज सर। सर थैंक यू सर। Sir, as you told कि sun rises in the east, आपने बोला ठीक है, ये यूनिवर्सल जो ट्रूथ है अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हम किसको